नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हमारी खास पेशकश मुद्दों की बात, चुनावी बिसात। जी हां, हर चरण के मतदान के बाद राजनीतिक दलों में जीत को लेकर चुनावी घमासान बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आसमान से आग बरस रहा है तो दूसरी तरफ सियासी पारा भी सातवें आसमान पर पहुंचता जा रहा है। पिछले चरणों के मतदान के बाद अब कई मुद्दे पीछे चले गए हैं और उसकी जगह पर नए मुद्दों की एंट्री हो गई है। अगले चरण के जो मुद्दे हैं वो काफी हॉट हैं और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और बेहद तीखे अंदाज में, तल्ख अंदाज में यह आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। मुद्दों पर राजनीतिक दलों की तल्खी पुराने चुनाव प्रचार अभियान की यादों को ताजा करने लगी है। शुरुआती चरणों में बीजेपी का विपक्ष पर आक्रामक हमला हावी रहा, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। बीजेपी के आक्रामक हमले से परेशान कांग्रेस ने सामाजिक मुद्दे पर उसे घेरने की कोशिश की और अब बीजेपी के विपक्ष पर हमले थम गए हैं और वो बचाव की मुद्रा में आ गई है। हालांकि बीजेपी विपक्ष के आरोप को दमदार तरीके से खारिज कर रही है और अपना पक्ष मजबूती के साथ रख रही है। अगले चरण के मतदान को लेकर राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान में चल रहे घमासान पर पेश है हमारी आज की यह खास पेशकश, मुद्दों की बात, चुनावी बिसात। मोदी की गारंटी से शुरुआत। तीसरे चरण में आरक्षण की बात। वोटों के ध्रुवीकरण की रणनीति। तमाम पार्टियों की बदली नीति। हर चरण में बदल रहे मुद्दे। प्रचार अभियान के बदले कायदे। वोटिंग ट्रेंड से पार्टियां परेशान। नतीजों में किसका नुकसान। पार्टियों की जोर आजमाइश। जीत की पढ़ाई जा रही आस। हम बात मुद्दों की कर रहे हैं क्योंकि चुनावी बिसात बीत चुकी है। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और अब बाकी के चरण के लिए लगातार प्रचार अभियान जारी है। एक एक चरण गुजरने के साथ ही पार्टियों का फोकस भी बदलता जा रहा है। पहले के चरणों के वोटिंग ट्रेंड ने राजनीतिक दलों की परेशानी बढ़ा दी है। जीत को लेकर पार्टियों का आकलन गड़बड़ाता नजर आ रहा है। वोट प्रतिशत की कमी से होने वाले नुकसान को लेकर पार्टियां अब अपने वोट बैंक को और ज्यादा इंटैक्ट करने में जुट गई हैं। लिहाजा जो मुद्दे पहले के चरणों के मतदान से पहले चुनावी प्रचार से गायब थे वो अब केंद्र में आ गए हैं। मोदी की गारंटी से शुरू हुए चुनावी अभियान में एक के बाद एक करके सारे सियासी मुद्दे अब हावी होते जा रहे हैं। ये वो मुद्दे हैं जो अलग अलग पार्टियों की सियासी जमीन को मजबूत बनाने का आधार
माने जाते हैं। अपने मतदाताओं को खुश करने और मतदान केंद्रों तक उन्हें खींचने के लिए पार्टियां इन मुद्दों को उछाल रही हैं। वोटों के ध्रुवीकरण पर फोकस। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अब 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा है। एक एक चरण के बाद सियासी पार्टियों में घमासान तेज होता जा रहा है। एक दूसरे को घेरने की रणनीति तूल पकड़ती जा रही है और हमले तल्ख होते जा रहे हैं। विकास और योजनाओं की बात अब पीछे छूटती जा रही है। अब बात मुद्दों पर अटकी है। पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान होने के बाद मामला बदलता चला गया। मतदाताओं के उत्साह में कमी ने पार्टियों की परेशानी को बढ़ा दिया और पार्टियों की नोकझोंक शुरू हो गई। दूसरे चरण की 88 सीटों पर हुए मतदान प्रतिशत ने तमाम पार्टी के दिग्गजों को इस बात का एहसास दिला दिया कि अब अगर नतीजों को अपने हक में करना है तो अपने मतदाताओं को एकजुट करना जरूरी है और वोटों के ध्रुवीकरण पर जोर दिया जाने लगा। तीसरे चरण तक आते आते पुराने नारों की जगह नए मुद्दों ने जगह बनाना शुरू कर दिया। अब चुनाव प्रचार अभियान का रुख बदल गया है। चुनाव मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान संपत्तियों का बंटवारा और राम मंदिर जैसे मुद्दों के साथ ही आरक्षण और फेक वीडियो तक पहुंच गया है। जातिगत समीकरणों के आधार पर न केवल बयान दिए जा रहे हैं बल्कि पार्टी नेताओं को भी एक्टिव किया जा रहा है। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। आरक्षण का राग हर चुनाव में अलापा जाता है, मगर इस बार इसे नया रंग दिया जा रहा है। इस बार विपक्षी गठबंधन ने इस मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ धारदार हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। एससी, एसटी और ओबीसी को यह कहकर विपक्ष उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी इन्हें मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने वाली है। यह एक नया नैरेटिव है और विपक्ष ने इसे बीजेपी के खिलाफ लगातार धार देना शुरू कर दिया है। विपक्ष के इस हमले ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन विपक्ष के इस हमले ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयानों का हवाला देकर चुनावी हवा के रुख को मोड़ने की कोशिश की है। आरक्षण पर आर पार। प्रचार अभियान में बीजेपी के आक्रामक रवैये ने कांग्रेस की धार को कुंद करने की कोशिश की थी और पहले 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी इसमें सफल भी रही। मगर अब कांग्रेस ने भी बीजेपी को जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर घेरने की रणनीति अपनाई है और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। विपक्ष संविधान को खतरे में और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताने में जुटा है, तो वहीं अब सत्ताधारी गठबंधन ने भी आरक्षण की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी है। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभालते हुए विपक्षी कांग्रेस पर काउंटर अटैक करते हुए उसे ओबीसी और एससी एसटी का विरोधी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समाज से संवाद की रणनीति पर चल रहे थे। स्नेह यात्रा जैसे अभियानों के जरिए बीजेपी मुस्लिम वर्ग के बीच अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कवायद में थी। चुनाव प्रचार जैसे जैसे परवान चढ़ता गया, बीजेपी और पीएम मोदी ने अपनी रणनीति बदल ली।
पीएम मोदी खुलकर मुस्लिम आरक्षण के विरोध में उतर आए। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति जातिगत जनगणना और आरक्षण विरोधी ठहराने की विपक्षी कोशिशों की धार कुंद करने की है। 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने बयान में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसी को आधार बनाकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिहाज से यह बेहद ही अहम माना जा रहा है। चुनाव में कांग्रेस के साथ ही बीजेपी की अपनी अपनी चुनौती भी है। बीजेपी की जीत में मोदी की गारंटी की चुनौती है तो कांग्रेस के लिए अपने अस्तित्व को बचाए रखने का चैलेंज है। देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी की सशक्त रणनीति से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लिहाजा बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस ने फेक वीडियो का सहारा लेना शुरू कर दिया है। चुनाव में सब कुछ जायज है कि तर्ज पर कांग्रेस का यह हथकंडा उसके लिए अब उल्टा पड़ गया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने का हवाला देकर बीजेपी ने कांग्रेस को पूरी तरह से घेर लिया है और अब उसे जवाब देते नहीं बन रहा है। फेक वीडियो का सहारा। चुनाव में बाजी को पलटने के लिए पार्टियों ने साम दाम दंड भेद अपनाना शुरू कर दिया है। सियासत में तब गर्माहट पैदा हो गई जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के एक फेक वीडियो को साझा किया। वीडियो का हवाला देते हुए बीजेपी को एससी, एसटी, ओबीसी का विरोधी बताते हुए कहना शुरू किया कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बाबा साहिब अंबेडकर का संविधान बदल देगी। इसके जवाब में दिल्ली पुलिस में एफआईआर के साथ ही बीजेपी ने फेक वीडियो को बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पर हमला बोल दिया। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं। मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। और कांग्रेस वाले लिख लो, आप लाख कोशिश करो, मुझे बताइए भाई, हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। जिनका चुनाव में लड़ने के लिए जगह नहीं है, वो देश पे कब्जा जमाने के सपने देख रहे हैं। सबसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक डीप फेक वीडियो सामने आया। खुद भागवत ने इसे फर्जी बताते हुए लोगों को सावधान किया और साथ ही आरक्षण को लेकर संघ की प्रतिबद्धता भी दोहरा दी। बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने का हवाला देते हुए कांग्रेस को एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का असली विरोधी करार दिया और साथ ही आरक्षण को बनाए रखने की गारंटी भी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि उनके रहते आरक्षण को कोई नहीं छीन सकता। उल्टे भाजपा इंडिया गठबंधन की सरकार आने की स्थिति में आरक्षण पर खतरे का आरोप लगा रही है। इसके लिए रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट से लेकर मनमोहन सिंह के पुराने भाषणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्नाटक की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया है। ये इतने से भी नहीं मानेंगे, इन्होंने पहले भी अपने मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए कानून बनाने की बात कही। इस बार भी इनके मैनिफेस्टो में ऐसे ही सिग्नल है और मैं देश के मेरे दलित भाई बहनों को, मेरे एसटी भाई बहनों को, मेरे ओबीसी भाई बहनों को मैं आपको
कांग्रेस के मंसूबों से चेतने की जरूरत समझिए। ये लोग धर्म के आधार पर अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए वो आपके अधिकार जो बाबा साहब आंबेडकर ने दिए हैं, जो भारत के संविधान ने दिए हैं, उस पर लूट चलाने की ताक में बैठे हैं। विपक्षी गठबंधन के लिए आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश सफल नहीं हो पाई। विरासत कर के मुद्दे पर भी उसे बीजेपी की तरफ से करारा जवाब मिल रहा है। विरासत कर पर पहले ही काफी हंगामा बरप चुका है और इस पर लगातार विरोध के बाद भी खत्म कर दिया गया। उसे एक बार फिर से केंद्र में लाकर कांग्रेस ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली। हालांकि बाद में इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाते हुए कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से खुद को अलग कर लिया। विरासत कर के मुद्दे पर घमासान। पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने तेलंगाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जाति आधारित गणना के साथ ही राष्ट्रव्यापी सर्वे और संपत्ति के बंटवारे का नया मुद्दा छेड़ दिया। इसे विस्तार से स्पष्ट करते हुए ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने संसाधनों के समान वितरण के लिए विरासत कर जैसी नीतियों की वकालत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पित्रोदा के बयान की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने बहुसंख्यकों की संपत्ति जब्त करने और उसे अल्पसंख्यकों में बांटने की पार्टी की मंशा को फिर से जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि देश की बचत आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत में परिवार की एक पीढ़ी मेहनत करके कमाती है, दूसरी पीढ़ी उसे आगे बढ़ाती है और फिर तीसरी पीढ़ी को कुछ आराम मिलता है। लेकिन कांग्रेस लोगों से खुशी और शांति छीन लेना चाहती है। भारत में लोग बचत के रूप में सोना खरीदते हैं। कांग्रेस चाहती है कि सोने पर 45% टैक्स लगाया जाए। कांग्रेस लोगों से उनकी संपत्ति छीन लेना चाहती है। कांग्रेस का घोषणा पत्र विदेशी ताकतों से प्रभावित है। मुद्दे को अपने खिलाफ जाता देख कांग्रेस ने पित्रोदा के बयानों से पार्टी को अलग कर लिया और उनके बचाव में उनके विचारों का हवाला देकर इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की। यह कानून देश के राजस्व को बढ़ाने और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए लाया गया था। लेकिन इसके लागू होने के 30 वर्षों के दौरान विपक्ष के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों ने भी इसकी तीखी आलोचना की। 1985 में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह द्वारा इस कर को समाप्त कर दिया गया। चुनाव के शुरुआती दौर में बीजेपी का फोकस भी विकास, विश्वास और देश को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने जैसे वादों पर फोकस्ड था। लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। अब पूरा चुनाव प्रचार जरूरी बातों की तरफ ध्यान खींचने के बजाय मछली खाने से लेकर गौकशी, संपत्ति के बंटवारे और मंगल सूत्र जैसी बातों पर आकर टिक गया है। दूसरे चरण के मतदान तक बीजेपी और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच इसको लेकर तकरार होती रही। मंगल सूत्र पर सियासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग का बड़ा मुद्दा बनाते हुए महिलाओं के मंगल सूत्र छीनने और 4 कमरे के फ्लैट में 2 कमरे लेकर दूसरे को दिए जाने से जोड़ दिया। दूसरे चरण का मतदान होने तक बीजेपी और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच इसी को लेकर तकरार होती रही और प्रियंका गांधी ने राजीव गांधी के शहीद होने का हवाला देते हुए सोनिया गांधी द्वारा देश के लिए अपने मंगल सूत्र के बलिदान से इसका जवाब दिया। दूसरे चरण के पहले इस मुद्दे पर चल रहे तर्क वितर्क को देखकर ऐसा लगा कि कहीं पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर ना निकल जाए। लेकिन दूसरे चरण का चुनाव समाप्त होते ही नए मुद्दे की एंट्री हो गई। चुनाव के हर चरण के मतदान में मुद्दे बदल रहे हैं। मोदी की गारंटी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे से शुरू हुआ प्रथम चरण का मतदान दूसरे चरण में संसाधनों के बंटवारे से होते हुए तीसरे चरण में आरक्षण से फेक वीडियो तक आ पहुंचा है। एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने और बचाए रखने के दावे के साथ बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के सभी नेता इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जिस तरह से एक एक चरण के बाद नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं, जाहिर तौर पर अगले कुछ चरणों के चुनाव प्रचार में नए मुद्दों की एंट्री हो सकती है।
लोकसभा चुनाव 2024 में तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। विवादित मुद्दों को तूल देकर अपने पक्ष को मजबूत बनाने की हमेशा से कोशिश की जाती रही है और ये इस चुनाव में भी जारी है। और ये जो चुनाव है इस मामले में अपवाद नहीं रह गया है। अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए पार्टियां साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मुद्दे चुनावी नतीजों पर असर डाल पाते हैं या नहीं। वक्त बदल गया है और अब मतदाता नारों या मुद्दों के हिसाब से अपनी राय नहीं बनाते हैं, वो अब सोच समझकर मतदान करने लगे हैं और इस बात को तमाम राजनीतिक दलों को भी समझना होगा। हर एक पार्टी का रिपोर्ट कार्ड मतदाताओं के पास है और वही चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में असरदार रह गया है। मुद्दे कितने असरदार? चुनाव प्रचार अभियान का तरीका बदल गया है। मुद्दों पर जोर आजमाइश चल रही है। 24 के चुनाव में बीजेपी और विपक्षी गठबंधन के बीच टक्कर है। बीजेपी इसमें 400 पार के बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहती है, वहीं विपक्षी गठबंधन अपनी खोई हुई जमीन को मजबूत करना चाहती है। ऐसे में चुनाव प्रचार अभियान में नए मुद्दों की एंट्री देर सवेर होना ही था। दरअसल इंडिया गठबंधन के पास सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला करने के लिए कोई सशक्त मुद्दा नहीं था और इसीलिए उन मुद्दों को उछाला गया जिससे सियासत में गर्माहट पैदा हुई। इन मुद्दों को सामने लाने का फायदा इंडिया गठबंधन को यह हुआ कि बीजेपी की कांग्रेस पर आक्रामकता थोड़ी सी ढीली पड़ी है और परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की बीजेपी की रणनीति पर असर पड़ा है। कांग्रेस इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती थी और फिलहाल वो उसमें सफल होती नजर आ रही है। पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान में हिंदुत्व का नैरेटिव सेट करते हुए बीजेपी के कोर वोट बैंक को सीधा सियासी संदेश दिया, लेकिन पिछले चरणों के चुनाव के बाद मुद्दे बदलने के साथ ही पीएम मोदी पिछले लोकसभा चुनाव वाले अंदाज में आ गए हैं। वो मुस्लिम आरक्षण, हनुमान चालीसा का जिक्र करने के साथ सीधे सीधे विपक्ष पर हमलावर है। चुनाव में इन तरह के मुद्दों को उछाला जाना आम बात है। ये मुद्दे सियासी लेवल पर गर्माहट तो पैदा करते ही हैं, साथ ही वोटों के ध्रुवीकरण में भी अहम रोल अदा करते हैं। हर चरण के बाद इसीलिए चुनावी मुद्दे बदल रहे हैं। वोटों के रुझान को देखते हुए पार्टियां इस तरह की रणनीति अपनाती हैं जिससे वो मतदाताओं को अपने पक्ष में कर सके। हर चरण के बाद बदल रहे चुनावी मुद्दों का कितना असर होगा ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन हर चरण अब दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को उसी तरफ से उछाले गए मुद्दों पर पुराने बयानों का हवाला देकर घेर रही है। हालांकि नए मुद्दों की एंट्री करवाकर विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी के हमले की धार को कमजोर कर दिया है और अब मामला आरोप प्रत्यारोप पर आकर टिक गया है। मुद्दे की बात, चुनावी बिसात। हमारी आज की इस खास पेशकश में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।